वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर अकेडमी। तो एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपनी चैनल बी आर अकेडमी में। तो जो आपको पता है कि हम जो लेक्चर सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू की है, इसका नाम है वन शॉट। इसमें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको अपने सामने आपको रखना है। और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी लाइन बाय लाइन मेरे साथ चलना होगा और लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, और ताकि आपको जो ये है समझ में आ जाए। तो इसके साथ हमारे जो एनसीईआरटी से नीट के क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम जो है वो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी। तो इसका आज चैप्टर नंबर 2 का हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा। क्राइसोफाइट्स से आगे हमें आज पढ़ना है। तो जो हमने बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि फिर जाके आपको एक फाउंडेशन वहाँ से मिले, तब जाके आप इस वीडियो को समझ सकेंगे। इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है इसको समझ सकते हो आप जब आप जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए हैं उनको देखोगे। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम क्राइसोफाइट्स को देखते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें जो है इसमें डायटम्स आते हैं और गोल्डन, इसमें आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी और डायटम्स को डिस्मिडस भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एज वेल एज मैरीन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड दे फ्लोट पेसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंकटन, यानी ये जो है ये खुद मूवमेंट नहीं करते हैं क्राइसोफाइट्स, ये मूव करते हैं विद वाटर करंट्स। जहाँ वाटर करंट की मूवमेंट होगी वहीं जाके क्राइसोफाइट्स भी उसके साथ जाएंगे। तो ये फ्लोट पेसिवली करते हैं, एक्टिवली नहीं करते, खुद फ्लोट नहीं होते हैं, खुद मूव नहीं करते हैं, वाटर करंट ही इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें से अक्सर क्या होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल, जो इनके सेल वॉल्स होते हैं डायटम्स में, वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं। यानी जो डायटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स में होते हैं ना दो ये शेल्स, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोप, उसी तरीके से ये भी ऐसे होते हैं इनके शेल्स। तो इनमें ये इनका जो ये सेल वाल होता है दो ओवरलैपिंग शेल्स का बना हुआ होता है। तो इन शेल्स के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका से क्या हो जाता है, ये जो शेल्स होते हैं इनके, ये इनडिस्ट्रक्टेबल बनते हैं, यानी इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, यानी जिस हैबिटाट में ये रहते हैं ना वहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं इस सेल वाल को, ठीक है, जो इनका सेल वाल होता है इसके लार्ज अमाउंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेट होते हैं, इनका जब तादाद ज़्यादा हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर से, तो इनको वहाँ पर हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। यानी वहाँ पर एक आप देखेंगे समंदर में क्या होता है कि इन्होंने यहीं अपने वाल्स, सेल वाल्स वहाँ पर डिपॉजिट किए और बिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगे हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट होने में, तो वहाँ पर बनी है डायटमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी होते हैं, मतलब चिपचिपाहट पानी इनमें होता है, तो इसकी वजह से इनको हम यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए। डायटम्स जो है इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, फूड बनाने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है फूड प्रोड्यूस करने में समंदर में वो है इन डायटम्स का, इसीलिए इनको कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। इसके बाद डाइनोफ्लाइलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और दीज आर मोस्टली मेरीन, ये मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा। अकॉर्डिंगली जो पिगमेंट इनमें होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई डाइनोफ्लाइलेट है उसमें ग्रीन पिगमेंट है
तो उसका जो रंग, जो कलर होगा वो ग्रीन ही होगा, उस फ्लैजलेट का रंग जो है वो ग्रीन होगा। किसी में ब्लू कलर होगा तो वो ब्लू कलर का ही दिखता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट होगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोस, जो सेल वॉल होता है उसमें स्टिफ सेल्यूलोस प्लेट्स होते हैं ऑन द आउटर सरफेस, बाहर की जानिब स्टिफ सेल्यूलोस प्लेट्स होते हैं, यानी जो इनका सेल वॉल होता है, सेल वॉल, तो सेल वॉल के बाहर जो है स्टिफ सेल्यूलोस के प्लेट्स लगे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, यानी इनके पास बहुत सारी जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं इनके पास ज़्यादातर 2 फ्लैजला होते हैं, इसीलिए इनको डायनोफ्लैजलेट्स कहते हैं। डाई मीन्स 2। एक होता है लॉन्गिट्यूडनली, यानी एक जो फ्लैजला है वो होता है लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ये डायनोफ्लैजलेट है, एक जो इनका ये होता है फ्लैजला वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर लॉन्गिट्यूडनली ये ट्रेवल करने लगा, और दूसरा जो इनका फ्लैजला होता है वो इस तरीके से होता है ट्रांसवर्सली प्लेस्ड बिटवीन द 2 वॉल प्लेट्स, 2 वॉल प्लेट्स के दरमियान, जो ये ट्रांसवर्सली वाला है, इन्हें फरो। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट्स, जिनको हम गोनियालैक्स कहते हैं, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतनी ज़्यादा इनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कि इनका तादाद, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ती है कि जिस समंदर में जहाँ पर ये होंगे तो वहाँ पर वो रेड अपियर होता है, मतलब उसका कलर, उस समंदर का उस वहाँ पर जो पानी है उसका कलर रेड हो जाता है, तो वहाँ पर वो जैसे रेड टाइड्स दिखता है, रेड टाइड्स जैसे दिखता है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा रेड कलर है, दैट इज़ ड्यू टू द रेड डायनोफ्लैजलेट्स। ये जो करते हैं ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स इन सच अ नंबर दैट में इवन किल, उसकी वजह से उनकी टॉक्सिन्स छोड़ने की वजह से क्या कर सकते हैं, वो जो मेरीन एनिमल्स है वो मर सकते हैं, सच एज फिशेज। यूग्लिनाइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, यूग्लिनाइड्स की ज़्यादातर जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इनको ये पाए जाते हैं स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर होता है रुका हुआ पानी, जो एक ही जगह रुका हुआ हो उसको कहते हैं स्टेगनेंट वाटर, उसमें पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के बजाय दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, यानी इनका जो फॉर एग्जांपल ये इनकी सेल है, सेल के बाहर होता है सेल वॉल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना है, सेल वॉल सेल्यूलोस का बना है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल के बजाय इनमें क्या होता है, इनमें एक प्रोटीन कवरिंग होती है, प्रोटीन कवरिंग। उस प्रोटीन कवरिंग को पेलिकल कहते हैं, जो इनमें प्रोटीन कवरिंग होती है उसको हम पेलिकल कहते हैं, यानी सेल वॉल के बजाय में क्या कहना है यहाँ पर, हम पेलिकल कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि यूग्लिनाइड्स में जो आउटर कवरिंग होती है क्या वो सेल वॉल होती है या पेलिकल, तो आपको आंसर देना होगा पेलिकल। और दूसरा ये कि पेलिकल और सेल वॉल में क्या फ़र्क है, पेलिकल और सेल वॉल में यही फ़र्क है, जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का, या हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन जो पेलिकल होता है, पेलिकल में ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, यानी हम ये भी कह सकते हैं सेल वॉल इज़ मोर स्टिफ देन पेलिकल। अगर ये पेलिकल उतना मतलब ज़्यादा स्टिफ होता तो फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी नहीं होती। दे हैव 2 फ्लैजला, इनके पास भी 2 फ्लैजलाज होते हैं, एक शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, जो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना कोई पॉइंट, तो ये आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। सो यूग्लिनाइड्स में भी क्या 2 फ्लैजला होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये हमें पता है कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट होती है तो ये एक्ट करते हैं एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो ही सनलाइट ख़त्म हो जाती है, सनलाइट नहीं होती है यानी अंधेरा होता है, तब जाके ये एक्ट करते हैं एज हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेम द एनिमल्स जो एक्ट करते हैं बोथ फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, यानी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो लाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक बनते हैं, जो ये लाइट एब्सेंट हो जाती है तो ये हेटेरोट्रॉप्स बनते हैं, प्रीडेटिंग ऑन अदर एनिमल्स जब ये हेटेरोट्रॉपिक बनते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द प्रेजेंट
इन हायर प्लांट्स, मतलब इनके जो पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो आपको मिलेंगे, वो आइडेंटिकल होंगे और मिलते हैं किन के साथ, हायर प्लांट्स के साथ। तो इसकी एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है यहाँ पर ये वाला, ये यूग्लिना है। तो इसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे जो है अपना इसका जो फूड होता है वो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, यानी दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। और उसमें भी ये क्या है? सेप्रोफाइटिक। ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर फूड होगा, ये समझ लीजिए कि ये फूड है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, ये स्लाइम मोल्ड इस फूड के पास जब पहुंच जाता है, ठीक है, ये फूड है, तो अब स्लाइम मोल्ड जो है इसके करीब आ गया। तो स्लाइम मोल्ड क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो है दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अपनी बॉडी से बाहर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वजह से ये जो फूड है यहाँ पर ये टूट जाता है, इसकी डाइजेशन बाहर ही स्टार्ट होती है। डाइजेशन जो होते हैं वो आउटसाइड ही स्टार्ट होती है, आउटसाइड स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर छोटे छोटे फूड के टुकड़े बन जाते हैं, उनको हम सॉल्युबल फूड फॉर्म्स कहेंगे। सॉल्युबल फूड बनता है। वो सॉल्युबल फूड जो है फिर जाके इनकी सेल जो होती है, इनकी बॉडी जो होती है यानी सेल, उसमें अंदर लिए जाते हैं। सॉल्युबल फूड जो है वो इनटेक किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ डाइजेशन बाहर ही इनकी स्टार्ट हो जाती है फूड की। इस डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर ही डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट ही होती है, क्योंकि फिर जाके जो फूड सॉल्युबल फूड अंदर चला जाता है, फिर उसकी डाइजेशन अंदर बॉडी में हो जाती है। उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, या उसको हम वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन जो है वहीं पर हो जाती है बॉडी में। लेकिन बाहर क्या होता है? बाहर इसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं, तो ये डाइजेशन ही होगी। तो इस तरीके की न्यूट्रिशन जो है दैट इज सेप्रोफाइटिक, कि आप डेड डिकेइंग मटेरियल पे उसको अपना फूड बना रहे हो और जो है फिर सॉल्युबल फूड जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर जो है ज़्यादा इसको लेंथी बना रहा है, लेकिन ये लेंथी बनाना इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, आप इसको हम कह सकते हैं पर्दे के पीछे हो। लेकिन मेरे सोचने का मतलब यह है कि आपको इजी वे में और एग्जाम्पल्स जहाँ पर मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे कि नहीं सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि अभी हमने पढ़ा भी। अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यानी जब सूटेबल कंडीशंस होती है तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो, जो बड़ा हो जाता है, एंड सेपरेट ओवर सेवरल फीट्स, तकरीबन बहुत सारी फीट्स तक ये लंबा हो जाता है, ठीक है। यानी स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं जब सूटेबल कंडीशंस होती है। उस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। वो प्लाज्मोडियम बहुत लंबा होता है कि वो आपको आंखों से भी दिखेगा, क्योंकि जब सेवरल फीट्स तक वो बढ़ेगा तो वो दिखेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो उस वक्त क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस में द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है, हम ये भी कह सकते हैं, एंड फार्म्स, और क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें स्पोर्स होते हैं एट देयर टिप्स। टिप्स पे क्या होता है? इन फ्रूटिंग बॉडीज के स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, उन स्पोर्स के पास क्या होता है? ट्रू वॉल होता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो अब अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको पता है कि क्या स्पोर्स बनाए जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है मतलब हारिश कंडीशन है, तो हारिश कंडीशन में स्पोर्स कैसे होनी चाहिए? वो रेजिस्टेंट होने चाहिए ना, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं। एंड दे मे सर्वाइव फॉर मनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये स्पोर जो है सर्वाइव करते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, अगर एडवर्स कंडीशंस भी होंगी, एडवर्स होगी मतलब मुश्किल कंडीशंस, हारिश कंडीशंस, यानी पानी की कमी, धूप ज़्यादा, तो इसको हम कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशंस में भी ये रेजिस्ट कर सकेंगे। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी फिर से ये क्या हो जाएंगे? फिर से ये ग्रो करेंगे ये स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं दे डिस्पर्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये किस तरीके से पहुँचते हैं? बाय एयर करंट्स। आपने डिस्पर्जन पढ़ा होगा, जब
एक प्लांट जो है सीड्स बनाता है, फिर उस सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है वेरियस एजेंट्स की वजह से, वाटर की वजह से या आयर की वजह से या इंसेक्ट्स की वजह से, तो उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन होता है वो आयर करंट्स की वजह से होता है, स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स का। उसके बाद है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दीज आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। यानी ये तो हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, और ये रहते हैं एज प्रीडेटर्स, यानी इनका कोई प्रे होगा और ये खुद क्या होते हैं, प्रीडेटर्स। कहीं पर ये एज पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट का मतलब है अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उसकी बॉडी में या उसकी बॉडी पर ये रहते हैं खुद। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कहेंगे होस्ट, इसको कहेंगे होस्ट। और जो ये पैरासाइट है इसकी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पैरासाइट है, इसको हम कहेंगे, ये बन गया पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है, इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पर इसको फ़ायदा मिल रहा है, ये बेनिफिट हासिल कर रहा है, लेकिन जो होस्ट है उसको क्या होता है, उसको नुकसान होता है, यानी उसके लिए ये पैरासाइट जो है हार्मफुल है, ठीक है। अब पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। उन पैरासाइट्स को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स यानी ये क्या करते हैं, एक्टोपैरासाइट्स दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी ये भी पैरासाइट्स है बट दे लिव इन द गट और वी कैन से इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करेंगे यानी ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो राउंड वर्म जो है, राउंड वर्म वो है एंडोपैरासाइट, ठीक है। उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स। एक्टोपैरासाइट जो हमारा है फॉर एग्जांपल लाइस जो ह्यूमंस में पाई जाती है दैट इज एक्टोपैरासाइट। दोनों हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, दोनों हमारे लिए, दोनों हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर समझाना था मुझे पैरासाइट आपको, और एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट क्या होता है। तो जो प्रोटोजोअन्स है ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स, ये बोला जाता है कि ये पुराने रिश्तेदार है किनके, एनिमल्स के। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, इनकी 4 कैटेगरीज है। वन इज एमोबाइड प्रोटोजोअन्स। ये जो एमोबाइड प्रोटोजोअन्स है ये रहते हैं फ्रेश वाटर में या सी वाटर में भी या मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, ठीक है। यानी जो एमोबाइड प्रोटोजोअन्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एमोबाइड प्रोटोजोअन है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनका प्रे है, ठीक है, यहाँ पर इनका प्रे है या फूड भी हो सकता है। तो ये उसकी जाने मूव करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, उस फूड को कैप्चर करते हैं। लेकिन ये मूव किस तरह से करते हैं, क्या अपने फ्लैजला से करते हैं, क्या इनके पैर होते हैं, नहीं, इनके पास होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। इन सीडोपोडियाज को ही फॉल्स फुट भी कहा जाता है, इनको कहते हैं फॉल्स फुट। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है, मतलब किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है, ये बाहर की जानिब अपने इनका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस जो अंदर इनका साइटोप्लाज्म होता है इसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो बनता है वहाँ पर क्या, सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया किसका बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का। यहाँ पर क्या है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस सीडोपोडिया की वजह से क्या करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और मूव भी इसी वजह से करते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो एमोबाइड, ये जो प्रोटोजोअन्स है, एमोबाइड प्रोटोजोअन्स किस वजह से ये मूव करते हैं, किस क्या इनके पास है, इनके पास सीडोपोडिया है। अब वो सीडोपोडिया किस चीज़ का बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का, एज एन एमोबा। जैसे कि एमोबा, जो ये एग्जांपल मैंने दी ये एमोबा की है, दिस इज एमोबा, आपने पढ़ा भी होगा। मेरीन फॉर्म्स, जो एमोबाइड प्रोटोजोअन्स होते हैं तो उनकी जो मेरीन फॉर्म्स हैं, वो मेरीन फॉर्म्स जो है वो क्या बनाती है, सिलिका शेल्स बनाती है ऑन देयर सरफेस। फिर से ये सिलिका शेल क्या होगा, ये मजबूत होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल होगा। सम ऑफ देम आर एंटी एमोबा,
दे एक्ट एज पैरासाइट्स। एंटोमोबा क्या करते हैं? एक्ट एज पैरासाइट्स। उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास भी फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक, जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स है, दे काज डिजीजेस, वो क्या काज कराते हैं? डिजीजेस, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा ग्रुप जो है दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दीज आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। दे एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इन द प्रेजेंस दे हैव द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। मतलब ये एक्टिवली मूव करते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था एक ग्रुप को, वो पेसिवली मूव करते हैं विद वाटर करेंट्स। लेकिन जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी बॉडी पर क्या होता है? ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इनकी बॉडी पर होते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? मूव करते हैं एक जगह से दूसरी। दे हैव ए केविटी, इनकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये हम लेंगे, इनकी बॉडी में एक केविटी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया। इस केविटी को ये ओपन करते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। बाहर की तरफ क्या होता है? ओपन होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जो सीलिया होते हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड क्या कराते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है, यानी इन कंट्रोल्ड मूवमेंट ये दिखाते हैं। उसकी वजह से वाटर जो होता है, वाटर में अगर फूड होगा, वाटर प्लस फूड इस गुलेट की तरफ ये मूव करते हैं अपनी सीलिया की मदद से। और फिर इस गुलेट मतलब ओपन ये माउथ जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, माउथ तो नहीं होता है बट माउथ लाइक एक्ट करता है, क्योंकि फूड यहाँ से इनगल्फ होता है, तो उसको इनगल्फ करते हैं फूड को, ठीक है। फिर वो फूड अंदर इनकी सेल में चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुकम्मल डाइजेशन होती है। एग्जाम्पल अगर हमें इसकी देनी होगी तो एग्जाम्पल क्या देंगे हम? एग्जाम्पल देंगे इसकी पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद है स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage, यानी वो organisms आते हैं इसमें जिनका लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है जिस स्टेज में ये इन्फेक्शियस होते हैं और उस स्टेज में उनके स्पोर्स होते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। अब इसकी अगर आपको एग्जाम्पल देनी होगी स्पोरोजोन्स की, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, इसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया होता है। विच काजेज मलेरिया हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता ही है इसके इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन में। ये मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो जाता है, ठीक है। फैलता किस तरीके से है? इसका जो कैरियर है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में फैल जाता है, किस वजह से फैलता है? उसको बोलते हैं कैरियर। मतलब समझाने का है कैरियर किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लाज्मोडियम जो है एक सवारी है, ठीक है, ये जाएगी गाड़ी में, ठीक है। इसके लिए जो गाड़ी है दैट इज़, उस गाड़ी को हम कैरियर कहते हैं, उस कैरियर को हम वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है जो एक्ट करता है एज गाड़ी, एज अ कैरियर, एज अ वेक्टर? उसको बोलते हैं हम एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है ना, तो वही एक्ट करता है इसका एज ए कैरियर और वेक्टर। तो वो जो कैरियर और वेक्टर है एनाफिलीज मॉस्किटो, फिर जब किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, पहले वो जो उसकी अपनी वो थूक होती है ना, उसका जो अपना सलेवा होता है मुंह में, उस एनाफिलीज मॉस्किटो को पहले वो वहीं इंजेक्ट करता है उस ह्यूमन बीइंग में। अगर इस एनाफिलीज में ये प्लाज्मोडियम होगा तो वो प्लाज्मोडियम उस सलेवा में आके उस उस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इसका इन्फेक्शन है एक ऑर्गेनिज्म से फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है। तो इसका जो कैरियर है दैट इज़ एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। और ये जो जिसको इफेक्ट करता है दैट इज़ ह्यूमन बीइंग्स। तो इस वजह से मलेरियल जो बीमारी है ये फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आप याद रखिएगा, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
मैंने पहले ही बोला कि आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मिसालें, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है। जो ही हम एनसीईआरटी की जो ये सीरीज़ हमारी है, ये 11th और 12th दोनों को मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम जो है अलग अलग से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्ड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटिव है कि एनसीईआरटी आपको समझाया जाए। उसके बाद है किंगडम जो है वो, दैट इज़ फंजे। अब फंजे में कौन आते हैं? दे कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें आते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक आपको पता है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। इनकी मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी होती है, इनके हैबिटाट में डाइवर्सिटी होती है। मतलब एक ही जैसे हैबिटाट्स में ये सभी फंजे नहीं रहते हैं, मुख्तलिफ हैबिटाट्स में ये रहते हैं। व्हेन यूर ब्रेड, एक मिनट इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको ये इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। व्हेन यूर ब्रेड डेवलप्स ए मोल्ड, जब आपके ब्रेड पे एक वो मोल्ड डेवलप होता है ना, जब आप वो रोटी आपके पास होती है बहुत टाइम, उसको 2-4 दिन होते हैं किसी कमरे में आप रखते हो, तो उस पर वो मोल्ड जैसा वो जो है डेवलप हो जाता है। और ऑरेंज रॉट्स जो होते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? ये दोनों आपको फंगे की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। द कॉमन मशरूम, जो आपके पास कॉमन मशरूम है जिनको आप खाते भी हो, घर में यूज़ भी करते हैं, टैड स्टूल्स, ये भी क्या है? ये भी फंजे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वाइल स्पॉट्स सीन ऑन, जो स्पॉट्स किन पे आप देखते हो? ऑन मस्टर्ड लीव्स पर जो स्पॉट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? दे आर पैरासिटिक फंजे। वो क्या होते हैं? पैरासिटिक फंजे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पैरासिटिक फंजे मस्टर्ड लीव्स पे जो स्पॉट्स होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजे, फॉर एग्जांपल यीस्ट क्या है? वो यूनिसेलुलर फंजे, एक ही सेल का बना हुआ, उसको यूज़ करते हैं टू मेक ब्रेड एंड ब्रीड और ब्रेड बनाने के लिए काम आते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के ये काम करते हैं। कुछ आपके फूड को ख़राब कर देते हैं, कुछ फंजे ऐसे भी जिनको आप फूड के लिए यूज़ करते हो, खाते हो, ठीक है। कुछ जो है वो बीमारी फैलाते हैं। अदर फंजे काजेज डिजीज़, कुछ डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोड्यूस करते हो। उनमें आता है, एक तो है वीट रस्ट किस वजह से होता है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ड्यू टू पक्सीनिया, ठीक है। इसके बाद कुछ हैं जिनसे आप एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिलियम आप क्या करते हो? एक फंजे से ये प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। पेंसिलियम यानी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंजे आर कॉस्मोपॉलिटियन, फंजे क्या है? दे आर कॉस्मोपॉलिटियन। अब कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब ये है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, अर्थ पे ये हर जगह पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर किसी कंडीशन में, हर किसी इकोसिस्टम में पाए जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कॉस्मोपॉलिटियन बोल सकते हो, ठीक है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर वो कुछ और डिफिनीशन बोल रहा था कि कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है, लेकिन इसकी जो सही मीनिंग है दैट इज़ एवरीवेयर, ठीक है। एयर में भी आप इसको देखोगे, वाटर में भी देखोगे, सॉइल में भी, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स में भी इनको आप पाओगे, ठीक है। ये प्रेफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप इम्पोर्टेंट समझिए, ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके नीट की एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये ग्रो करते हैं कहाँ पर? इनकी जो प्रेफरेबल एनवायरनमेंट है दैट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड वाई की, आपको ये पता है कि हम फूड क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर में? इसीलिए ताकि आपका फूड जो है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप उसको बाहर रखोगे वहाँ पर ग्रो करेंगे क्या? आपके फंजे और बैक्टीरिया। तो आप अपने रेफ्रिजरेटर में, एक तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है जहाँ पर ये फंजे या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। आप इसीलिए रखते हो फूड को अपने इसमें ताकि आप उनको प्रिवेंट कर सको बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, ठीक है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। फंजे आर फिलामेंट्स, बाकी फंजे जो है दे आर फिलामेंट्स। अब यूनिसेलुलर मतलब यीस्ट है यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ है और किसी सेल के साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाता है। लेकिन बाकी जो फंजे हैं दे आर फिलामेंट्स मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ मिल के एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बाकी जो फंजे हैं दे आर फिलामेंट्स, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। यीस्ट जो है वो फिलामेंट नहीं बनाता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ
लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाईफाई बोलते हैं। हाईफी जो है इसको हम बोल सकते हैं हाईफी। ठीक है, आप देख सकते हो ये लॉन्ग भी है, सिलेंडर और थ्रेड लाइक भी है। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाईफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, अब जितना भी हाईफी होगा इसके पास, यहाँ से भी हाईफी होगा, ठीक है, यहाँ से भी हाईफी होगा, या यहाँ से भी हाईफी होगा, इस सब को हम क्या कहेंगे, ये बन गई ना अब एक नेटवर्क बन गई। इस नेटवर्क को आप बोल सकते हो माइसीलियम। इसको आप क्या बोलोगे, माइसीलियम। ठीक है, सच हाईफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। सम हाईफी, कुछ हाईफी ऐसे भी होते हैं कि वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स बनाते हैं, कंटिन्यूअस ट्यूब्स। उन कंटिन्यूअस ट्यूब्स को क्या कहते हैं, उन कंटिन्यूअस ट्यूब्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ हाईफी, तो उस कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, उसको कहते हैं, उस हाईफी को क्वाइनोसाइटिक हाईफी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास एक हाईफी। ठीक है, ये ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। इसके पास क्या है, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो जुड़ा हुआ है। कहीं पर आप नहीं देखोगे कि साइटोप्लाज्म अलग है। तो एक ही बन गया, अब एक ही साइटोप्लाज्म बन गया। लेकिन न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियाई है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई है। तो ये साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। इस जैसे हाईफी को क्या कहेंगे, इसी हाईफी को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप क्वाइनोसाइटिक हाईफी। ठीक है, क्योंकि एक ही साइटोप्लाज्म है, बीच में कोई सेप्टम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, जो ये एग्जांपल मैंने दी ऊपर, यहाँ पर आप देखोगे सेप्टम है ना बीच में, ये वाला, यानी साइटोप्लाज्म अलग अलग है हर किसी सेल के। फिलामेंट तो बना है, लेकिन हर फिलामेंट के दरमियान क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कहोगे एक सेप्टम, जिसकी वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो जुड़ा नहीं है, बल्कि अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाईफी है, इनके साइटोप्लाज्म जुड़े हुए हैं, एक ही साइटोप्लाज्म बना हुआ है, लेकिन अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया है। इन हाईफी को आप कोनोसाइटिक हाईफी कहोगे। ठीक है, अदर्स हैव सेप्टाई। अदर्स के पास क्या होंगे, सेप्टाई और क्रॉस वालो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो है ना सेप्टाई, इसी को आप सेप्टाई कहोगे या सेप्टम। ठीक है, तो उनमें एक पर्दा होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, लेकिन कोनोसाइटिक हाईफी में सेप्टम नहीं होता है। द सेल वॉल, जो इनके पास सेल वॉल होता है ऑफ फंजे और कंपोज्ड ऑफ काइटिन। यहाँ पर आप सेलुलोज को नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप किसको पाओगे, यहाँ पर होगा काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोस्ट फंजे आर हेटेरोट्रॉफिक, ज़्यादातर ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं। आप अगर मेरे वीडियो को फिर से देखोगे ना, ऊपर मैंने जहाँ आपको सेप्रोफाइटिस बताया कि सेप्रोफाइटिस क्या होते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखना है कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक, हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी है जो एक्ट करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की डिफिनीशन में मैंने ऊपर बोली, यानी कि लिविंग और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे ये डिपेंड करते हैं, और दे एक्ट एज पैरासाइट्स। ठीक है, दे आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। अब सिम्बायोट क्या होता है, दे आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यह होती है एक रिलेशनशिप, यानी जब दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, और दोनों को क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। प्लस प्लस में लिखूंगा इधर, इसका मतलब है दोनों को क्या आ रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनिज्म ए, ये ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। इस वाली रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब फंजे की बात करेंगे। फंजे जो है ये किसके साथ इकट्ठे रहता है, एल्गी के साथ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइकन, इनको कहते हैं लाइकन्स। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये दिखाते हैं किसके साथ, एल्गी के साथ, तो वहाँ पर जो बनता है उसको हम कहते हैं लाइकन। आपने ये भी सुना होगा कि लाइकन को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन।
ठीक है, ये होता है इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने बोला कि इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो किस तरीके से इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन की? देखिए, जब एयर, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जब एयर पोल्यूट होगा यानी एयर में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादातर उन एरियाज़ में जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, ये लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाते, लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, इनकी ग्रोथ डिमिनिश हो जाती है। लेकिन अगर कोई एरिया आप देखोगे वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, कम होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे एक खासी तादाद इन लाइकन्स की, यानी लाइकन्स वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, इसलिए ये बनते हैं क्या, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, कुछ फंजी ऐसे भी हैं जो कि रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, तो उस एसोसिएशन को उसको भी आप सिम्बायोसिस कह सकते हो, और वहाँ पर इनको माइकोरिहिजा कहते हैं। ठीक है, उस फंजी और रूट्स को मिला के आप माइकोरिहिजा कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजी, जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है वो हो सकती है बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब वेजिटेटिव में क्या आ सकता है, फ्रेगमेंटेशन, इनकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स बनेंगे और फिर ईच फ्रेगमेंट अलग एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक अलग सेल बनाएगी। फिशन भी हो सकता है, जैसे बाइनरी फिशन है, बर्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की वजह से हो जाती है। उन स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, यानी ये वाले स्पोर्स जो हैं इनकी वजह से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, उसके लिए कौन से स्पोर्स रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जितने भी आपने अभी स्पोर्स पढ़े ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। अब जो इसका सेक्सुअल साइकिल होता है, फंजी का जो सेक्सुअल साइकिल होता है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 3। कौन से? एक स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद आता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद आता है जाइगोट फॉर्मेशन, यानी जाइगोट। ये तीनों स्टेजेस ये तीनों स्टेजेस किस में होते हैं, सेक्सुअल साइकिल में। अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो जाता है, जब इनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ करते हैं बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं तो प्लाज्मोगेमी होती है। मतलब ऐसे आप समझो, फॉर एग्जांपल ये कोई स्पोर है, ठीक है, या हम बोलेंगे गैमेट है, स्पोर नहीं गैमेट हम बोलेंगे, तो ये दूसरे गैमेट के साथ क्या हो जाएगा, ये गैमेट दूसरा है, इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जो ही ये फ्यूज़ करेगा तो पहले इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जो ये बीच में ये सेल वाले ये ख़त्म हो जाएगा, या सेल मेम्ब्रेन जो है ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर एक कंटिन्यूस सेल बनेगी। अब एक ही सेल बन गई, एक ही सेल ये जब बन गई तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। इस स्टेज को बोलेंगे प्लाज्मोगेमी, कि जब क्या जुड़ेंगे, इनके सेल मेम्ब्रेन्स जुड़ेंगे और एक ही सेल बनेगी। मगर न्यूक्लियस कितने होंगे, 2 होंगे, एक गैमेट का और दूसरे गैमेट का दूसरा ये। उसके बाद कैरियोगेमी होगी, यानी अंदर क्या होगा, फिर ये जो न्यूक्लियस है इनकी सेल मेम्ब्रेन्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ये फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर ये बनेगा एक ही न्यूक्लियर। तो यहाँ पर इसको कहेंगे कैरियोगेमी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेज है, लास्ट स्टेज, इसको बोलते हैं जाइगोट। अब क्या बन गया है, जाइगोट। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट।
फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, फिर जब जाइगोट में मियोसिस हो जाती है फिर बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्चुअली, जब एक फंगस सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है, दो हैप्लॉइड हाइफी जो कंपेटिबल होंगे, कंपेटिबल मतलब हर कोई हाइफी कंपेटिबल नहीं होता है, कोई हाइफी क्या होता है, कंपेटिबल होता है जो रिप्रोड्यूस सेक्चुअली कर सके। तो जो दो कंपेटिबल हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहाँ पर होती है मेटिंग, ठीक है, और वो फ्यूज़ हो जाते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल्स, कुछ ऐसे भी फंजे जिनमें दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज़ हो जाती है और रिजल्ट क्या बनता है वहाँ पर, डिप्लॉइड सेल्स। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश हम करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल ये एक स्पोर है, ये भी एक स्पोर है, ठीक है, ये मगर हैप्लॉइड है, ये क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम खाली एन भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे हैप्लॉइड एन। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इसके पास भी जो क्रोमोसोम्स है, इसके पास भी जो क्रोमोसोम्स है, हर किसी क्रोमोसोम की एक एक कॉपी, वन कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम, एक ही कॉपी क्रोमोसोम की जब एक सेल में होती है, एक न्यूक्लियस में होती है, तो उस न्यूक्लियस को, उस सेल को हम बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करेंगे, हमारे पास जो सोमेटिक सेल्स होती है, इंसानों के पास डिप्लॉइड सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स। डिप्लॉइड का मतलब है हर किसी क्रोमोसोम की दो दो कापियाँ, हर किसी क्रोमोसोम की दो दो कापियाँ। यहाँ पर मैं ये क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, तो हर किसी क्रोमोसोम की कितनी कापीज़ है, दो दो कापीज़। तो इन सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, मगर इसमें ये एक ही कॉपी है इसकी, इसमें भी एक ही कॉपी है, इसको बोलते हैं कि हैप्लॉइड। अब क्या होता है, ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ये फ्यूज़ हो गए तो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम की दो कापियाँ तो है लेकिन अलग अलग। लेकिन फिर क्या होता है, ये फ्यूज़ होता है और यहाँ से भी एक क्रोमोसोम आ जाता है, यहाँ से भी दो, एक क्रोमोसोम, तो बन गए ये दो क्रोमोसोम्स, ये बन गए दो क्रोमोसोम, आ गई दो क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम इन स्ट्रक्चर, सेम इन जीन नंबर, और जो जो जीन्स इस पे होंगे वही जीन्स इस पर भी होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलॉगस। कभी अगर हमें पढ़ना होगा ये क्रोमोसोम्स, वहाँ पर हम पढ़ेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी ईच सेल हैज़ टू कॉपीज ऑफ ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ऐसी सेल को हम 2n भी कहते हैं, इसी सेल को हम कहते हैं कि डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, हर किसी क्रोमोसोम का की जो है दो दो कापीज़ होती है, हर किसी क्रोमोसोम की दो दो कापियाँ। तो ठीक है, फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हाउएवर इन अदर फंजे, अच्छा कहाँ पर पहुँचे हम, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, जैसे कि यहाँ पर क्या बन गई, डिप्लॉइड सेल। हाउएवर इन अदर फंजे एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स जो होते हैं, एंड इंटरवीनिंग, उनमें होता है एक इंटरवीनिंग, यानी बीच में एक स्टेज होता है जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब हो गया, यहाँ पर आप देखो, फिर से इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यानी अब फ्यूज़ हो गए, उनकी दो स्पोर्स फ्यूज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम। अब जब ये फ्यूज़ हो गए तो कुछ टाइम के लिए एक इंटरवीनिंग स्टेज आता है कि इसका न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक मिनट इसको फिर से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये एक स्पोर है, ये भी एक स्पोर है, ठीक है। अब जब ये मिले तो इसका न्यूक्लियस भी अलग है, इसका न्यूक्लियस भी अलग है, यानी दो सेल्स में क्या हुआ, एक इस सेल में क्या हुआ, अब दो न्यूक्लियस आ गए, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके नहीं मिले, इनके दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं मिले, अलग अलग ही। तो ये एक स्टेज कुछ टाइम के लिए रहता है, इस स्टेज को ही हम डाइकैरियन बोलते हैं, डाइकैरियोनिक या डाइकैरियोटिक स्टेज, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, यानी दो न्यूक्लियस, डाई का मतलब है टू, कैरियोटिक मीन्स
न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई कुछ स्टेज के लिए रहते हैं वहाँ पर, यानी वो फ्यूज़ नहीं होते। उनका सेल बाहर जो सेल होते हैं वो तो 2 सेल्स मिलती है, लेकिन उनके न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए नहीं मिलते हैं अंदर सेल में, तो उस स्टेज को हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसके बाद लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉय, यानी बाद में ये जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको फिर हम डिप्लॉयड भी कह सकते हैं। द फंजी फार्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज इज विद रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। द फंजी फार्म फ्रूटिंग बॉडीज, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, इन विच जिसमें रिडक्शन डिवीजन ऑकर हो जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर्स, यानी वो फंजी जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होना, क्रोमोसोम नंबर हाफ होना। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी 2 कापीज़, ठीक है। अगर ये जो है इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस में चला जाए, ये दूसरे न्यूक्लियस में चला जाए, तो यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर थे 2 नंबर हर किसी क्रोमोसोम के। अब जब ये अलग अलग न्यूक्लियस में गए, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस में भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया, इसमें भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया। इसको बोलते हैं कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन होना। तो इस तरीके से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर भी ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया, यहाँ पर भी ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, जो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, यानी कि जब आप फंजी को करते हो ना क्लासीफाई इनटू वेरियस क्लासेस, दैट इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से ये फॉर्म करेंगे स्पोर्स को, फ्रूटिंग बॉडीज़ पे डिपेंड करता है। इन सभी चीज़ों के बिना पर आप क्लासीफाई करते हो आगे जाके इनको, फंजी को। अब नेक्स्ट है दैट इज फाइकोमाइसीट्स। अब फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं? फाइकोमाइसीट्स, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन, इनको आप पाओगे एक्वेटिक हैबिटाट्स में या ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड, ठीक है, यानी कुछ इनमें क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटाट्स में रहते हैं ये जो फाइकोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स हैं, और एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स, या कुछ एक्ट करते हैं, दे वो रहते हैं एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स। अब ओब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई पैरासाइट है, उसको हमने ओब्लिगेट पैरासाइट बोला। अब ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यानी एक बार आपने उसको अपने होस्ट से अलग किया तो वो मर जाता है, ठीक है। अब इसको अपने होस्ट की ज़रूरत क्यों है? वो तो आपको पता है, न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। जो ही आप क्या करोगे, आप उसको अपना होस्ट से अलग करोगे तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अब ग्रोथ नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पैरासाइट को ओब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, ठीक है, जो अपने होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। होस्ट इज़ नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि इनको अपना लाइफ साइकिल, अपनी ग्रोथ, ठीक है, वो मुकम्मल करनी है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए इनको होस्ट की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ज़िंदा नहीं रहेंगे। इनको अलग करो तो ये मर जाएंगे, ठीक है। ये फाइकोमाइसीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, जो इनका माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। अब वो एसेप्टेट क्या होता है, तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। एसेप्टेट मतलब हो गया कि जहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होगा, जहाँ पर सेप्टम एब्सेंट होगा, ठीक है, एसेप्टेट होगा। तो क्वाइनसाइटिक होगा, उसी जो हमने ऊपर पढ़ा कि क्वाइनसाइटिक क्या होता है, वो फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, अब इनकी जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो हो जाती है बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, जूस्पोर्स क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोटाइल यानी ये मूव कर सकते हैं। और बाय एप्लेनोस्पोर्स, या तो ये जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी ये किन से होंगी? एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है, यानी एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर्स से होगी, जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, या तो एप्लेनोस्पोर्स से होंगे जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, यानी ये स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं? स्पोरेंजियम जो होता है वहीं पर ये बनते हैं, और एंडोजीनियसली यानी विद इन द स्पोरेंजियम ये बनते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम एक स्पेशलाइज्ड मतलब एक स्ट्रक्चर होता है फंजी में, प्लांट्स में भी ये पाया जाता है। इनका काम होता है कि स्पोर्स को बनाना और स्पोर्स को प्रोड्यूस करना, ये मतलब प्रोड्यूस करना और रिलीज करना, तो वो स्पोरेंजियम का काम होता है। ये प्लांट्स में भी आप पाओगे और ये आप पाओगे किन में? प्लांट्स में भी, और ये आप फंजी में तो पाते ही है। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर्स जो होते हैं आर फार्मड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब दो गैमेट्स मिल जाते हैं, जो वहाँ पर वो जाइगोट बनता है, उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी जाइगोस्पोर्स होते हैं ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं। अगर ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी यानी इनकी शक्ल बाहर से एक जैसी हो तो इनको आइसोगेमस कहेंगे, या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप इनको एनिसोगेमस या ऊगेमस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तब हम इनको क्या कहेंगे? एनिसोगेमस कहेंगे या ऊगेमस कहेंगे। जब मॉर्फोलॉजी सेम होगी गैमेट्स की, तब जाके हम इनको क्या कहेंगे? आइसोगेमस कहेंगे। सम कॉमन एग्जांपल्स, इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है म्यूकर 2.5e जो है वो म्यूकर की, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज म्यूकर। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है रेहिजोपस द ब्रेड मोल्ड, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेड मोल्ड जो है ब्रेड मोल्ड किसका कॉमन नेम है? दैट इज रेहिजोपस। तो इसके बाद एल्बिगो, दिस इज एल्बिगो द पैरासिटिक फंजी ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड पे एक पैरासिटिक फंजी होता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसिट्स, कॉमनली नोन एज, इनको सेक फंजी भी कहते हैं। ठीक है, इनको सेक फंजी भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड सेक फंजी। सेक फंजी क्या होता है? एक बेग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, बेग लाइक स्ट्रक्चर, उसको सेक कहते हैं। ठीक है, उसमें होते हैं स्पोर्स, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। द एस्कोमाइसिट्स आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं यीस्ट, जिसको हम सेक्रोमाइसिस कहते हैं, या मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। दे आर सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक होंगे। डिकम्पोजर्स पैरासिटिक या कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं डंग पे, काव डंग होता है ना, काव डंग, उस पे ये ग्रो करते हैं। डंग पे जो ग्रो करेंगे उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये समझो आप, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। माइसिलियम इज ब्रांचड, इनके पास जो माइसिलियम होता है वो ब्रांचड होता है, और सेप्टेट यानी बीच में सेप्टा ऐसे। ठीक है, द एसेक्चुअल स्पोर्स आर, इनके पास जो एसेक्चुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एक्सोजीनियसली, एक स्पेशल माइसिलियम है, उस माइसिलियम के बाहर सरफेस पर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। उस माइसिलियम को बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। उसको क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर्स। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोनिडियोफोर्स स्पेशल माइसिलियम। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो ये क्या बनाते हैं? कोनिडिया, दे फॉर्म माइसिलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एसेक्चुअल को कोनिडिया बोलते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। यहाँ पर आप देखो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं एक्सोजीनियसली कोनिडिया, लेकिन एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो जाते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एस्काई बोलते हैं, सिंगुलर इसका है एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो एस्काई होते हैं ये किन में होते हैं प्रेजेंट? एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प्स पर। एस्कोकार्प्स क्या होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। सम एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्परगिलस 2.5b, 2.5b पर आप देख सकते हो 2.5b, सॉरी हाँ ये वाला, ये जो है ये है एस्परगिलस। क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। जेनेटिक वर्क होती है ना, जेनेटिक जितने भी ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनमें इनको यूज़ किया जाता है। मनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफलस आर इडेबल। ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनमें से किन को खा सकते हो? तो जो इडेबल है देट आर मोरेल्स एंड बफल्स। शायद ये क्वेश्चन आया भी है कभी नीट में। दे आर इडेबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेशियस।
ठीक है। इसके बाद है ग्रुप बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स, अब बेसिडियोमाइसीट्स क्या होते हैं? कॉमनली फॉर्म्स ऑफ दीज आर द कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम्स। इसमें आते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजी और पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉयल, ये सॉयल पे भी ग्रो करते हैं, लॉग्स पे जो वुड लॉग्स होते हैं वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ये ग्रो करते हैं, इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स भी ये ग्रो करते हैं, जैसे कि रस्ट्स एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांचड, इनका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांचड होता है, एंड सेप्टेट। द एसेक्चुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इनमें एसेक्चुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो जाती है। The sex organs are also absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। यानी प्लाज्मोगेमी इनमें होती है, फ्यूजन ऑफ दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स की हो जाती है जो डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के हो सकते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर वो डाइकैरियोटिक बनता है, जो अभी ऊपर हमने समझा है, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेजिडियम, वो बनाता है बेजिडियम को। कैरियोगेमी मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दो न्यूक्लियस के मिलना, एंड मियोसिस टेक प्लेस इन, वो इसी बेसिडियम में हो जाता है, कैरियोगेमी भी और मियोसिस भी। उसकी वजह से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, यानी ये अगर न्यूक्लियस है तो इसमें 4 स्पोर्स बन जाते हैं ड्यू टू कैरियोगेमी एंड मियोसिस। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, कहाँ पर? बेसिडियम पर ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो जाते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज्ड, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज किए जाते हैं, जिनको हम बेसिडियोकार्प्स कहते हैं, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़। सम कॉमन मेंबर्स, जो इसके कॉमन मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एगारिकस जो कि मशरूम है, यूस्टेलिगो स्मट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। ठीक है, इसके बाद आते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो होते हैं इनको कॉमनली इम्परफेक्ट फंजी के कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेहरबानी करके याद रखिए। ठीक है, बिकॉज ओनली द एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजी आर नोन। इसको इम्परफेक्ट फंजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इनके एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही अभी पता है। व्हेन द सेक्चुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजी वी आर डिस्कवर्ड, दे वी आर मूव्ड इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग टू। ठीक है, यानी जब इनको हमने इम्परफेक्ट फंजी कहा था तब इनकी सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फेजेस के बारे में पता था, लेकिन जब इनकी सेक्चुअल फॉर्म्स को भी डिस्कवर किया गया तब उनको अपनी जो परफेक्ट क्लास जिसमें ये होनी चाहिए उसमें क्लासीफाई किया गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्चुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसीट्स एंड द सेक्चुअल स्टेज। ये भी पॉसिबल है कि इसकी वजह से, मतलब एसेक्चुअल और वेजिटेटिव स्टेज की वजह से इनको ये नाम दिया गया और इनको ड्यूटेरोमाइसीट्स में रखा गया, और ये भी हो सकता है कि सेक्चुअल स्टेज के होने की वजह से इनको फिर अदर क्लास के ग्रुप में भी शामिल किया गया। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश, जब लिंक इनको किया तो इनको करेक्टली अपने अलग ग्रुप में यानी ड्यूटेरोमाइसीट्स नाम रखा गया। वनस परफेक्ट, अब परफेक्ट कब कहा? परफेक्ट इनको तभी कहा जब इनकी सेक्चुअल स्टेज भी सामने आ गई। वी आर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव्ड एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, फिर इनको एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में मूव किया गया। द ड्यूटेरोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस ऑनली, अब जो ड्यूटेरोमाइसीट्स है ये सिर्फ एसेक्चुअल स्पोर्स की वजह से ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। द माइसिलियम इनके पास सेप्टेट होता है और ब्रांचेड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, कुछ सेप्रोफाइट्स कुछ पैरासाइट्स होते हैं, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स लेटर पे। ठीक है, फिर ये मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स आर अल्टरनेरिया, क्वालेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा फंजी। तो कल इसका लास्ट लेक्चर आएगा किंगडम प्लांट से आगे जितना भी है इस चैप्टर में वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे इस चैनल को BR एकेडमी को आप लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको आप मार्क कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले से ही मिले। तो आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।